वर्ग 10 में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को पुनः मेरे YouTube चैनल में एक बार वेलकम है। जो आज का सीरीज हम लोगों का 7 पाठ के रूप में लिया गया है और यह 7 पाठ आपके काव्य खंड से है। और काव्य खंड में जैसे आप देखेंगे कि हिरोशिमा ये आपका शीर्षक होगा, अर्थात कविता का नाम हिरोशिमा है। इस हिरोशिमा नामक कविता को यहाँ लिखने का काम या रचना करने का काम सच्चिदानंद, हीरानंद व सैन अज्ञे के माध्यम से किया गया है। और सच्चिदानंद, हीरानंद व सैन अज्ञे इस कविता की रचना किए हैं। तो बहुत ही यह महत्वपूर्ण एक ऐतिहासिक विषय वस्तु है। और इस ऐतिहासिक विषय वस्तु में जैसे आप हिरोशिमा की नाम जब समझ रहे हैं कि हिरोशिमा जो नाम है यह द्वितीय विश्व युद्ध का एक सबसे महत्वपूर्ण नाम के रूप में आप समझ सकते हैं कि जैसे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे पहले हिरोशिमा नामक शहर को अमेरिका के द्वारा ध्वस्त कर देने का काम किया गया। इसके बाद आप देखेंगे कि हिरोशिमा और नागासाकी यानी ये दो महत्वपूर्ण जो स्थान है, जो जापान के यह केंद्र है, जापान के यह शहर है, इस दोनों शहरों को यानी हिरोशिमा को 6 अगस्त के समय और नागासाकी को 9 अगस्त के समय इसे बर्बाद कर दिया गया अमेरिका के परमाणु बम के माध्यम से। तो इसी हिरोशिमा पाठ को यहाँ सच्चिदानंद, हीरानंद व सैन अज्ञे महोदय हम लोग के बीच में प्रस्तुत किए हुए हैं। जिस कविता को हम समझेंगे, उस समय के दुख दर्दों को समझेंगे, उस समय के परिस्थितियों को समझेंगे। और इस सारी बातों को समझने से पहले हमें थोड़े से बातों को समझना यह जरूरी होगा कि सच्चिदानंद, हीरानंद व सैन अज्ञे जी हैं, इनके बारे में भी कुछ बातों को हम समझ लें। तो जैसे हम मैंने जिक्र किया हुआ है कि सच्चिदानंद, हीरानंद व सैन अज्ञे जिनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को यहाँ 1911 ईस्वी को कसिया का नाम आप भली भांति समझ रहे हैं कि कसिया में इनका जन्म हुआ था, जो कुशीनगर में अवस्थित है, कुशीनगर जिला में है। या कुशीनगर जिला आपको उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि कुशीनगर भी एक ऐतिहासिक स्थान है जहां गौतम बुद्ध निर्वाण की प्राप्ति किए हुए थे। तो उसी कुशीनगर में इनका जन्म हुआ था। और किंतु उनका मूल निवास स्थान अगर हम देखें ऐसे तो करतारपुर में इनका मूल निवास स्थान रहा है। करतारपुर जो पंजाब में अवस्थित है। इनकी माता जो थी, जिनका नाम व्यंगी देवी के नाम से जाना जाता है, और इनके पिताजी जो थे, पिताजी का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री के नाम से, वो बहुत ही विख्यात है क्योंकि वह भी एक ऐतिहासिक पुरातत्वविद के रूप में जाने जाते हैं, जो इतिहास के क्षेत्र में उनका एक महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। अज्ञे जी की प्रारंभिक शिक्षा की बात की जाए तो सबसे पहले प्रारंभिक शिक्षा जो हुआ है वो लखनऊ में ही उनके घर पर हुआ था। और उसके बाद वे मैट्रिक की परीक्षा 1925 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय से किया था। इंटर की परीक्षा 1927 ईस्वी में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किया था। और पुनः यहाँ बीएससी 1929 ईस्वी में जो यहाँ उस इनके इंस्टीट्यूशन का नाम है फोरमन कॉलेज। और उसके बाद लाहौर से, यानी फोरमन कॉलेज कहाँ है कि लाहौर में अवस्थित है, जो अभी पंजाब यानी कि यह आपके पाकिस्तान का जो लाहौर है, यानी लाहौर जो पाकिस्तान में अवस्थित है, इस लाहौर में इन्होंने किया था। क्योंकि उस समय हमारा देश गुलाम तो था, लेकिन हमारा देश जो था आज़ाद होने के बावजूद भी, जैसे 1947 में जब अलग अलग हुआ तो उस समय पाकिस्तान और भारत तो एक ही में था। तो इन्होंने लाहौर में किया था। और एमए इन्होंने अंग्रेजी से लाहौर में ही पूर्ण किए थे। अज्ञे जी के बारे में अगर कहा जाए तो बहु भाषाविद के रूप में जाने जाते हैं। बहुत तरह की भाषाओं का ज्ञान था उन्हें। संस्कृत के रूप में आप देख लीजिए, अंग्रेजी के रूप में देख लीजिए, हिंदी के रूप में देख लीजिए, फारसी के रूप में भी देखिए, तमिल के रूप में भी देखिए, आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान इनके अंदर पूरी तरह से मौजूद था। जानकारियां इनके अंदर हासिल थी। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि के रूप में कहा जा सकता है, कथाकार के रूप में हम कह सकते हैं, विचारक के रूप में भी कह सकते हैं, उन्हें पत्रकार के रूप में भी कह सकते हैं। तो ऐसे रूपों में हम इनको जान सकते हैं। और उनकी प्रमुख कृतियों में अगर हम जिक्र करें तो प्रमुख कृतियों में जैसे काव्य के रूप में आप देखते हैं तो भग्नदूत के रूप में आप देखेंगे कि काव्य इनका रहता है भग्नदूत। चिंता आप समझ सकते हैं, या फिर आप इतियलम की बात आप समझ सकते हैं। इसके बाद आप देखें तो हरी घास पर क्षण भर, यानी ये इनका काव्य खंड ही है। और फिर आप देखें बावरा अहेरी भी आप देख सकते हैं। इसके बाद आंगन के पार द्वार भी आप समझ सकते हैं। कितनी नावों में कितनी बार भी आप समझ सकते हैं। सादा नीरा भी आप समझ सकते हैं। फिर आप देखें कहानी संग्रह में अगर जिक्र करते हैं कि कहानी संग्रह में इनकी क्या भूमिका रही है, तो कहानी संग्रह में शेखर के रूप में आप समझेंगे कि शेखर जो है, शेखर है एक जीवनी है। नदी के द्वीप आप समझ सकते हैं, अपने अपने अजनबी समझ सकते हैं, लौटती पगडंडियां समझ सकते हैं, आदि ऐसे इनके कहानी के क्षेत्र में रहते हैं। फिर आप उपन्यास के क्षेत्र में समझेंगे तो उपन्यास में आपको देखने के लिए मिलेगा कि उपन्यास में शेखर आप समझेंगे, एक जीवनी समझेंगे,
नदी के द्वीप समझ सकते हैं, अपने अपने अजनबी समझ सकते हैं। और यात्रा साहित्य में भी अगर आप देखें तो यात्रा साहित्य में भी आपको कई बातें ऐसे देखने के लिए मिलेगा कि यात्रा साहित्य क्या है कि अरे यावर रहेगा याद, यानी इस तरह की यात्रा साहित्य इनका रहता है कि अरे यावर रहेगा यार। तो इस तरह से आप देखेंगे, या एक बूंद सहसा उछली, ये भी आप समझ सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि निबंध के रूप में, तो निबंध में भी आप त्रिशंकु को देख सकते हैं, आत्मनेपद को देख सकते हैं, अधतन को देख सकते हैं, भवंती को देख सकते हैं, और फिर यहाँ अंतरा को देख सकते हैं, शाश्वती को भी देख सकते हैं। नाटक भी इनके कुछ इस प्रकार के रहे हैं कि उत्तर प्रियदर्शी आप समझें, यह नाटक इनके लेखन है। फिर आप यहाँ संपादित ग्रंथ के रूप में समझेंगे कि अज्ञे जी का जो यहाँ संपादित ग्रंथ है, तो संपादित ग्रंथों में आप देखेंगे तार सप्तक आपको मिलेगा, दूसरा सप्तक मिलेगा, तीसरा सप्तक मिलेगा, चौथा सप्तक मिलेगा, पुष्पकरणी मिलेगा। उसके बाद आप देखेंगे कि रूपांबरा भी आपको मिल सकता है, आदि आदि और भी ऐसे इनकी कुछ लेखनी है। तो अज्ञे जो है, अज्ञे जी ने अंग्रेजी में भी मौलिक रचनाएं की और साथ में अनेक ग्रंथ के अनुवाद भी इन्होंने कर दिए। वे देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर के पद पर भी कार्यरत रहे, विजिटिंग प्रोफेसर का काम करते रहे। उन्हें साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ और श्रुगा, यूगोस्लाविया का अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाल आदि अनेक पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं। फिर अब 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में जब इनका यहाँ जिक्र किया गया है कि 4 अप्रैल 1987 को इनका देहावसान हो जाता है, तो इसके बाद इनकी लेखनी वहां पे स्थगित हो जाती है। तो फिर आगे आप समझें कि अज्ञे जी हिंदी के आधुनिक अगर साहित्य में हम समझें तो हिंदी के आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा के बहुत बड़े धनी व्यक्ति माने जा सकते हैं। उन्होंने हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात भी किया था। 7 कवियों का चयन कर उन्हें तार सप्तक को पेश किया और उन्होंने खुद ही इस बात को बताया था कि कैसे प्रयोग धर्मता के द्वारा वासीपन से मुक्ति हुआ जा सकता है। उनमें वस्तु, भाव, भाषा, शिल्प आदि के धरातल पर प्रयोग और नवाचारों की बहुलता देखने के लिए मिलेगा आपको। तो इस तरह से जैसे आधुनिक सभ्यता की अगर दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली अगर बात कहा जाता है, जैसे अभी हम हिरोशिमा पे जिक्र करेंगे, तो इस कविता का यहाँ अनिवार्य रूप है, एक तरह के साक्ष्य के रूप में यह प्रस्तुत करते हैं कि कविता अतीत की अगर भीषण मानवीय जो दुर्घटना है इसी का ही एक साक्ष्य नहीं है, बल्कि अगर कहा जाए कि आणविक बम जो प्रयोग किया गया था, तो आणविक आयुधों की होड़ में फंसी आज की वैश्विक राजनीति जो है इसके उपस्थित संकट की एक आशंका से ये बिल्कुल जुड़ी हुई है। क्योंकि आप ऐसे इतिहास में जब जानकारी लेंगे तो हिरोशिमा और नागासाकी का जो यहाँ अणु बम का विध्वंस किया गया था, तो अणु बम के विध्वंस में आपको निश्चित रूप से देखने के लिए मिलेगा कि कुछ इस तरह के घटना घटे थे। इतने टेम्परेचर ज्यादा हुए थे कि जो जहां था पेड़ पौधे, मनुष्य और हर एक वस्तु जो जीवित प्राय हुआ करते थे, वे अचानक मर जाते हैं, कैसे समाप्त हो जाते हैं। यह सारी चीजें आपको इतिहास में भी जानकारियां मिलेगी। तो हम चलते हैं इस कविता में जो हिरोशिमा यहाँ वर्णित किया गया है अज्ञे जी के माध्यम से। तो सबसे पहले कहते हैं इस कविता के पहली पंक्ति में कि एक दिन सहसा सूरज निकला, एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक धूप बरसी पर अंतरिक्ष में नहीं, धूप बरसी लेकिन अंतरिक्ष में नहीं, फटी मिट्टी से। यानी कि एक दिन सहसा सूरज निकला, यानी अचानक एक दिन सूरज निकल गया। और वह भी सूरज कहाँ निकला? क्षितिज यानी आकाश में नहीं निकला। जैसे सूरज आकाश में निकलता है तो ये सूरज आकाश में नहीं निकला, बल्कि यह कहाँ निकला? नगर का जो चौक था, चौक तो समझते हैं चौराहे, तो जो नगर का चौक था उस नगर के चौक पर निकला और धूप बरसा, लेकिन वह भी अंतरिक्ष से नहीं बरसा, फटी मिट्टी से। यह धूप इतना तेज बरसा कि मिट्टी फटी और उसी से धूप बरसना शुरू हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि यह बम यानी कि अणु बम का जो प्रयोग किया गया था यह कितना विध्वंसक था कि वहां जो चौराहों से मिट्टी फटती है और वहां से धूप निकलता है, और वह ऐसे निकलता है जैसे जो जहां है वहीं पे सूख के राख बन जाता है। तो फिर यहाँ अगले पंक्ति में कवि कह रहे हैं, अज्ञे जी बता रहे हैं
कि छायाएं मानो जन की, छायाएं मानो जन की दिशाहीन, सब और पड़ी वह सूरज, नहीं उगा था पूरब में वह, नहीं उगा था पूरब में वह वर्षा, सहसा बीचों बीच नगर के काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूटकर बिखर गए हो दसों दिशा में। अर्थात इस पक्ति के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि छायाएं जो थी, यानी उसकी जो छाया थी मानव जन की, यह दिशाहीन बना गई। मानव जन था यानी मनुष्य जो थे, इसको एक तरह से दिशाहीन बनाकर चली गई। नहीं उगा था पूरब में वह, यह पूरब में उगने वाला सूरज नहीं था, यह तो सूरज पूरब में उगा ही नहीं था। वर्षा सहसा, अचानक यह बरस जाने वाला था। बीचों बीच नगर के काल सूर्य के रथ के, यह बीचों बीच नगर के काल सूर्य के रथ पे यह बरस गया। पहियों के ज्यों और टूटकर, यानी पहिए जैसे हैं कि ऐसे लगा कि टूट गए, बिखर गए हों दसों दिशा में, और यह दसों दिशाओं में बिखर चुके थे। कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सुख लेने वाली दोपहरी फिर, यानी कि अगले पंक्ति में यहाँ कवि कह रहे हैं कि कुछ क्षण के या कुछ ही क्षण का वह उदय हुआ, कुछ ही क्षण का यह अस्त हो गया, यानी ऐसे उदय हुआ और ऐसा ही अस्त हो गया। केवल एक प्रज्वलित क्षण थी, दृश्य सुख लेने वाली दोपहरी, या ऐसे दृश्य जो दिख रहा था उसी को सुख लेने वाली ये दोपहरी थी। फिर क्या होता है अगले पंक्ति में, फिर कवि कहते हैं कि छायाएं मानव जन की नहीं मिटी, लंबी हो होकर मानो ही सब भाप हो गए। छायाएं तो अभी लिखी है, अर्थात यहाँ कवि का कहना है कि छायाएं, जो इसकी छाया बनी थी, शेड, यानी जो इसकी छाया बनी थी मानव जन की, यानी मनुष्य जो जन था, मनुष्य जो थे, नहीं मिट्टी लंबी हो होकर, या मिट्टी जो थी लंबी हो होकर मानव ही सब भाप हो गए, यानी जितने मानव थे सारे के सारे मानव वहां भाप बन गए और वाष्प में परिवर्तित हो गए। छायाएं तो अभी लिखी है, अर्थात छाया जो लिखा गया था, तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि छायाएं तो अभी लिखी, कह रहे हैं कि झुलसे हुए पत्थरों पर उजड़ी सड़कों की गच पर, यानी कि जो झुलसे हुए पत्थर थे, पत्थर भी झुल चुके थे, उसमें उस वाष्प में इतनी गर्मी थी, उसमें उतनी तीव्रता थी। तो यह आप ऐसे जानते भी हैं कि ऐसे उसका जो टेम्परेचर था, उसका जो तापमान था, वो लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। तो यहाँ झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गच पर मानव का रचा हुआ सूरज, यानी वह वैसा सूरज नहीं था। यह सूरज जो था, यह मानव का रचा हुआ सूरज था, यानी मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सूख गया। मानव ने ही सूरज को रचा था और इसी मानव को भाप बनाकर क्या किया, सूख गया। पत्थर पर लिखी हुई या जली हुई छाया मानव की साखी है, यानी पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया यही मानव की एक साखी है। अर्थात यहाँ कवि स्पष्ट कर रहे हैं कि यह जो मनुष्य ने ही सूरज का निर्माण किया था और इसी मनुष्य को तो उसने सोख लिया। तो यह कैसा सूरज है, मानव किस तरफ बढ़ रहा है, मानव को बढ़ने का क्या उद्देश्य है, मानव जिस रास्ते पे चल रहा है। तो इस तरह से यहाँ सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के माध्यम से हमने हिरोशिमा नामक पाठ को देखा और इसमें विद्यार्थी गण आप निश्चित रूप से थोड़े गंभीरता से इसको समझेंगे तो मुझे उम्मीद है कि इससे संबंधित हर तरह के जो प्रश्न होंगे आप आसानी से हल कर सकते हैं। इसके शब्दार्थ को, इसके अर्थ को आप निश्चित रूप से समझ सकते हैं या कहीं परीक्षा में आप लिख सकते हैं। तो आज का हम लोगों का यह 7 पाठ समाप्त होता है। पुनः मिलते हैं अगले सीरीज में अगले पाठ के साथ। तब तक आप सभी को एक बार पुनः